आप सभी को सुप्रभातम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। जितने भी नए दर्शक और नए पाठक हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि के कुछ नियमों को हमने जाना था। आइए देखते हैं दीर्घ संधि के अगले नियम को। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसे दीर्घ आ होता है। दूसरे नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा था ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसे ई यानी बड़ी ई होता है। तीसरे नियम में आज हम पढ़ेंगे उ या ऊ के बाद यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ और दीर्घ उ आए तो उसे दीर्घ उ यानी बड़ी उ होता है। आइए ध्यान देते हैं अपने उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण है भानु धन उदय। क्या है? भानु धन उदय। अब देखिए, भानु का अर्थ सूर्य होता है, उदय का अर्थ प्रकाश यानी सूर्योदय होना। भानुदय यानी सूर्योदय होना। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि संधि जो है पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रारंभ वर्ण से होता है। तो हम देखेंगे भानु शब्द के अंत में यानी अंतिम वर्ण यहाँ पे उ है और उदय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण जो है वो क्या है? उ है। इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा? बड़ा उ, दीर्घ उ बन जाएगा। ये हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा? भा नौ में बड़ी उ की मात्रा द और य। आइए अब इसका हम वर्ण विन्यास विधि के माध्यम से समझते हैं, वर्ण विच्छेद से। भानु का वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा भ में मात्रा है आ की। किसकी मात्रा है? आ की। फिर हम देखें उसके बाद है न है और न में जो मात्रा है वह उ की मात्रा है। ये आपका भानु हो गया। आगे देखिएगा यहाँ पे है उ, उसके बाद उ स्वर है इसलिए इसमें कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद द है और द में अ की मात्रा है। उसके बाद अंतिम वर्ण जो है य है। क्या है? य है और य में अ की मात्रा है। अब आप लोग समझें कि आपका नियम कहता है कि ह्रस्व उ या दीर्घ उ, छोटी उ या बड़ी उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो उसे दीर्घ उ ही होता है। अब यहाँ पे देखिए भानु शब्द के अंत में क्या है? उ है। उदय शब्द के प्रथम में क्या है? उ है। इन दोनों उ को मिला करके हम बड़ी उ कर देते हैं। क्या करते हैं? बड़ी उ करते हैं। जैसे ही बड़ी उ करेंगे तो ये दोनों जो है इस उ में आ जाएंगे तो इन दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मिलाइए वर्णों को। भ में आ मिलाएंगे तो भा हो गया। न में अब इस उ को मिलाना है तो हो गया नु हो गया। द में अ को मिला लेंगे द हो गया। य में अ को मिला दीजिए। य में क्या मिलाइए? अ को मिलाइए। भानुदय। क्या हो गया? ये भानुदय। अगला देखते हैं इसी क्रम में गुरु उपदेश। क्या है? गुरु उपदेश। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे गुरु है और धन उपदेश है। क्या है? गुरु है और धन उपदेश है। आप लोग अपने कॉपी में इसका वर्ण विन्यास करें, मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ। गुरु शब्द के अंत में यानी गुरु शब्द के अंत में उ है जो र में उ की मात्रा है और उपदेश जो शब्द है उसके प्रथम में कौन क्या है? उ है। यानी इन दोनों को मिल करके क्या बन गया? बड़ी उ बन गया। अब देखिए ये भी उ समाप्त, ये दोनों उ कहाँ आ गए? दीर्घ उ में आ गए। अब आइए बनाएंगे गु, वैसे ही आएगा। र में अब ये मात्रा आएगी क्योंकि ये मात्रा जो है ये दोनों मिल करके बड़ी उ बन गए हैं। तो इस र में इस उ को लगाइए, बड़ी उ। तो गुरु पदेश। क्या बन गया? गुरुपदेश। क्या बन गया? गुरुपदेश। अगला आप लोग अपने से कीजिए वर्ण विन्यास के माध्यम से। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सूक्ति, क्षम्यता, छोटी उ, सु धन उक्ति।
इसको आप लोग अपनी कॉपी में वर्ण विन्यास करके मुझे बताएं। इसका क्या रहेगा? एक और लिखिए आप लोग, वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। इसका भी आप लोग वर्ण विन्यास करके इस दीर्घ संधि के तीसरे नियम का प्रयोग करके बताएं कि क्या बनता है। आइए अब दीर्घ संधि के अंतर्गत जो चौथा नियम है, चौथा नियम क्या कहता है? री और री के बाद यानी ह्रस्व री और दीर्घ री के बाद ह्रस्व री और दीर्घ री आए तो उसको क्या कहते हैं? री हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। अब आइए इसके लिए देखते हैं। इसके उदाहरण में हम देखेंगे री वाले में, तो लिखिए भ्रातृ, भ्रातृ धन ऋणम, या ऋण लिख लीजिए आप लोग, भ्रातृधन ऋण, भ्रातृधन ऋण। अब आइए इसका वर्ण विन्यास हम करते हैं। तो भ है, भ में र है, र में आ है, आ के बाद त है त्री वाला, और त में कौन सी मात्रा है, कौन सा स्वर है? तो री है। ये हो गया भ्रातृ। उसके बाद हम देखेंगे ऋण। ऋण में सबसे पहले क्या है? री है, उसके बाद क्या है? ड़ है, उसके बाद हम देखें तो ड़ में अ है। आपने पढ़ा है कि ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री हो तो उसको बड़ा यानी दीर्घ स्वर में बड़ा नहीं होता है, दीर्घ ही होता है। अब देखिए इस वर्ण में भ्रातृ के अंत में क्या है? ये वाला री क्या है? री है। ऋणम के प्रथम में क्या है? ये वाला री है। इन दोनों को हटा करके क्या बन गया? री बन गया, बड़ी री बन गया। अब देखिए इसको मिलाइए, भ में र आ की मात्रा ब्रा, तो में अब दो री, तो दो री होगा तो ये दो बार हो जाएगा, भ्रातृण। क्या बन जाएगा? भ्रातृण। भ्रातृणम बनता है, भ्रातृण। आप लोगों को समझाने के लिए इसमें म नहीं लिखा है। चलिए इसके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे पितृधन ऋणम। क्या होगा? पितृधन ऋण या ऋणम। उसके बाद अगला है मातृधन ऋण, मातृधन ऋण। आप सभी पाठक, सभी दर्शक इसको, इस उदाहरण को अपने कॉपी में लिखें, इसका वर्ण विन्यास करें। वर्ण विन्यास करने से क्या होता है? संधि आपको सटीक समझ में आती है, संधि को आप स्पष्टतया समझ पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन चारों नियमों को क्रमबद्ध रूप से समझ पाए होंगे। अपने पुस्तक में अवलोकन कीजिए, अपने पुस्तकों में आप देखिए, इस प्रकार के जो भी संधि युक्त शब्द मिले आपको, जिसमें सुक्ति, वधूत्सव, पितृऋणम, मातृऋणम, विद्यालय, देवालय, शिवालय, शिवधन अर्चन, शिवार्चन, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं उनका सबसे पहले आप वर्ण विन्यास करें। वर्ण विन्यास के माध्यम से आप उसमें संधि करें। संधि करने से आपको समझ में आएगा कि दीर्घ संधि का प्रयोग कैसे होता है। इसके लिए पाणिनीय व्याकरण में अतः सवर्णे दीर्घ, अतः सवर्णे दीर्घ यह सूत्र भी दिया हुआ है। जो भी पाणिनीय व्याकरण के पाठक हैं इस सूत्र को समझ पाए होंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए संधि के साथ।